हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कंप्लीट रे ऑप्टिक्स का फॉर्मूला चार्ट। और यहाँ पर रे ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूले हैं वे सब मैं आपके सामने आज डिस्कस कर दूंगा। ठीक हो गया? चलिए तो रे ऑप्टिक्स को शुरू करते हैं। एक कॉपी पेन पकड़ के नोट कर लीजिए, सारे फॉर्मूला आपके यहीं पर से आएंगे। ठीक हो गया? और चाहे रे ऑप्टिक्स का कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है, अप टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपका इस फॉर्मूला सीट से बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटीड है। आई बात समझ में? तो चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन वी। पहली चीज तो आप ये याद कर लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और वैक्यूम में स्पीड की लाइट सी होती है 3 × 10⁸, ये आप जानते हैं। तो हमारा पहला फॉर्मूला तो निकला कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। दिस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। और अगर वेलोसिटी कम होगी तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बराबर क्या होता है? 1। आई बात समझ में? और यहीं पर सबसे ज़्यादा आपकी वेलोसिटी होती है। आई बात समझ में? 1 से कम किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है। और जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है आप ये मान के चलिए कि वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो पहला तो कंसेप्चुअल फॉर्मूला ये रहा। दूसरा फॉर्मूला देखिए, रिफ्रैक्शन। पहला है जब हम रेयरर टू डेंसर जाते हैं तो टूवर्ड्स द नॉर्मल रे मुड़ती है। देखिए ये रे जा रही है, ठीक है, कायदे से इसको ठीक आगे जाना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा क्या हुआ? नॉर्मल की ओर मुड़ गई। और दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। ठीक हो गया? यहाँ पर याद रखिएगा कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा किसके साथ बनाए जाते हैं? नॉर्मल के साथ बनाए जाते हैं। ठीक हो गया? सिमिलरली अगर आप डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएंगे तो आपकी रे कहाँ से कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। देखिए ये रे आ रही थी, ठीक है, कायदे से इसको ठीक आगे डॉटेड शेड में जाना चाहिए था और ये आपका नॉर्मल लाइन था। तो हुआ क्या कि ये डॉटेड में जाने से बढ़िया ये क्या हो गई? नॉर्मल से दूर भाग गई। सो दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड ये रहा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक हो गया? चलिए अब यहाँ पर मैंने आपको याद दिलाने के लिए लिख भी दिया है कि एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर आर फॉर्म्ड फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। आई बात समझ में? हमेशा एंगल आई और एंगल आर किसके साथ बनाए जाएंगे? नॉर्मल के साथ। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देखिए म्यू ऑफ एयर इक्वल टू 1 और म्यू इक्वल टू होता है आपका C/V। और ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें रे जा रही है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिससे रे आ रही है। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस है, इसमें रे जा कौन से मीडियम में रही है? μ2 में। जा किससे रही है? μ1 से। तो क्या फॉर्मूला होगा? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस पे रे जा रही है। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिख लेता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस पे रे जा रही है। किस पे जा रही है? μ2 पे। और किससे जा रही है? μ1 पे। इसीलिए आपकी बुक में डायरेक्ट μ2 अपॉन μ1 लिख दिया जाता है। बट सोच के देखिए, अगर ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होता और नीचे वाला μ1 होता तब फिर तो आप कंफ्यूज हो जाते, आप μ2 अपॉन μ1 लिख के ले आते। तो तभी मैंने ये फॉर्मूला बनाया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस पे रे जा रही है अपॉन जिससे रे जा रही है, आ रही है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपकी रे ऐसे गई और ऐसे गई, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है K, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है P। आप बताइए तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस पे रे जा रही है। किस पे जा रही है? P पे। और किससे जा रही है? K से। सिंपल। आई बात समझ में? आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और आपका जो रिफ्रैक्शन है वहाँ तक के जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। अब बात करते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये क्या चीज़ है भाई? देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, देखिए TIR के केस में दिस, देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, दिस इज अवर डायग्राम।
इसमें पहली रे तो सीधे जा रही है, दूसरी रे देखिए ये वाला मीडियम है आपका डेंसर और ये वाला मीडियम है आपका रेयरर। तो पहली कंडीशन तो TIR के लिए क्या है, रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो μ2। अब आपकी बुक में कुछ भी लिखा हो सकता है बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें तो स्नेल्स लॉ आता है। तो देखिए जब डेंसर टू रेयरर गई, जाना इस रे ने कायदे से सीधा चाहिए था बट ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल भाग गई, तुम्हें दिख रहा है। अगली रे थोड़ा और भागेगी, अगली रे और भागेगी, तो जैसे ये रे इसने नॉर्मल के साथ क्या बना दिया 90 डिग्री, यानी कि ये जो रे है कि ये सरफेस के ऊपर ही ऐसे लेट गई। आई बात समझ में? तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री, उसको कहा जाता है आपका क्रिटिकल एंगल। ठीक हो गया? यानी कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये स्टडी की हुई है। बट अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, मैंने टॉपिक बाय टॉपिक 10 से 15 मिनट में एक टॉपिक हर बार समझा रखे हैं। आप चाहें तो कोई भी वीडियो देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो अगली रे गई जिसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, तो वो रिफ्रैक्शन दिखाने की जगह रिफ्लेक्शन दिखाने लगेगी और अपने पाथ में क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी, अपने मीडियम में क्या आ जाएगी, वापस। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड TIR। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कंडीशन, तो सबसे पहले तो ये बताइए एंगल IC क्या होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहली बात तो ये नोट कीजिए, एंगल IC असल में होता क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एट विच एंगल R बोले तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। पहला फॉर्मूला क्लियर। दूसरा, रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये भी मैंने बता दिया। अगली बात, फॉर TIR एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल। ठीक हो गया? अब लगाइए फिर जो ये क्रिटिकल एंगल वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाइए। क्या हो जाएगा, साइन IC अपॉन साइन R इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस पे रे जा रही है, किस पे जा रही है, μ2 पे, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिससे रे आ रही है, किससे आ रही है, μ1 से। तो क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1, सिंपल सी बात। अब साइन IC तो साइन IC है बट साइन R कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। आपको दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट के टाइम पे, सॉरी क्रिटिकल एंगल के टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से आया आपका साइन IC इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। आई बात समझ में? बट कई सारी बुक में देखिए जो आपका रेयरर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता है, बोला जाता है कि ये एयर है। अगर मान लो ये एयर होगा तो साइन IC बराबर कितना हो जाएगा, μ2 अपॉन कितना हो जाएगा, एयर। एयर बोले तो दिस, सॉरी μ2 एयर है ना, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, μ2 की जगह मैं रख दूंगा 1 अपॉन μ1 की जगह में μ1। सो दिस इज माई नेक्स्ट फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बट मेरा सुझाव रहेगा आप इसे याद करें, और आप इसे भी याद ना करें, आप सिर्फ फिगर याद करें और स्नेल्स लॉ लगाइए। जरूरी तो ना है कि हर बार डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 दिया होगा, हो सकता है कि इसका μ2 दे दे, ऊपर वाले का μ1 दे दे, हो सकता है कि इसका μw दे दे, उसका μg दे दे। फिर क्या करोगे, तो उस टाइम पे हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस पे रे जा रही है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिससे रे आ रही है। और यहाँ पर ये पहला पेज हमारा क्लियर होता है। ठीक हो गया? चलिए, इसके बाद बात आती है एप्लीकेशन ऑफ TIR। पहला है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड चमकदार होता है। इसका थोड़ा सा और क्या होता है, इसमें क्यों चमकदार होता है, ड्यू टू TIR। ये मैं TIR वाली वीडियो में समझा चुका हूँ। यहाँ पर क्या होते हैं, TIR की वजह से मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन, ये मैं बता चुका हूँ। अगला चीज आपका मिराज बनता है डेजर्ट्स में, ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल भेजने के काम आता है TIR की मदद से। ठीक है, और अगला टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, जब आपका प्रिज्म क्या करने लग जाता है, रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, जबकि वो करता क्या है, रिफ्रैक्ट करता है। बट अगर हम कंडीशन ऐसी लाएं तो वो रिफ्लेक्ट करने की बजाय क्या करने लगेगा, रिफ्लेक्ट करने लगेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हुआ आपका एप्लीकेशन ऑफ TIR कंप्लीट। अब यहाँ पर कुछ नोट, ठीक है,
TIR कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेक्शन देखिए, 10वीं में पढ़ के आए हो कि नॉर्मल टू ए सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर। यानी कि अगर एक सर्कल है, तुमने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। ये मान लीजिए एक सर्कल है, तुमने बोला कि मैं इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो 100% श्योर है कि वो नॉर्मल उसके सेंटर से होते हुए जाएगा, अदरवाइज वो नॉर्मल है ही नहीं। अगर सर्कल पे नॉर्मल है तो वो हमेशा कहाँ से जाएगा, टेंजेंट से होते हुए जाएगा। ये मैंने बताया क्यों है, क्योंकि कभी भी अगर इमेज फॉर्मेशन आ गया तो आपको नॉर्मल निकालना आना चाहिए। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी ये वाली सरफेस है, ये, इसमें देखिए, इसमें नॉर्मल कहाँ होगा, इसमें नॉर्मल पड़ेगा ऐसे सेंटर की ओर को। आई बात समझ में। और अगर मान लीजिए ऐसी सरफेस है, तब नॉर्मल कहाँ पड़ेगा, ऐसे सेंटर की ओर को। यानी कि नॉर्मल हमेशा कहाँ की ओर को पड़ता है, सेंटर की ओर को पड़ता है, जहाँ को भी सर्कल सेंटर बना रहा हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, एक है रेयरर टू डेंसर, एक है डेंसर टू रेयरर। क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट हाँ अगर क्वेश्चन आ गया फिर वो आपसे नहीं बन सकता अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो। और फॉर्मूला क्या है, μ1/-u प्लस μ2/v इक्वल टू μ2-μ1/r। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, डेंसर टू रेयरर का। जस्ट मैंने क्या किया, ठीक है, देखिए μ1 को मैंने μ2 से रिप्लेस कर दिया और μ2 को μ1 से। मैंने जस्ट क्या किया कि μ1 इज रिप्लेस्ड बाय μ2 एंड μ2 इज रिप्लेस्ड बाय μ1। देखिए बस इतना ही अंतर किया मैंने, वहाँ μ2 माइनस μ1 था, यहाँ मैंने μ1 माइनस μ2 लिख दिया। बाकी फॉर्मूला सब सेम है। प्रोवाइडेड, देखिए ये फॉर्मूला हवा में तो नहीं आया होगा, कुछ डेरिवेशन के बाद आया होगा। तो जो मैंने डेरिवेशन किया है, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैंने रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 माना हुआ है, इन बोथ द केसेस, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 माना हुआ है। ये बात नोट कीजिएगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला हमने याद कर लिया, हमको पता भी तो होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर का क्या है, डेंसर का क्या है, तभी तो हम वहाँ क्वेश्चन अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमको डेरिवेशन करवाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं लेंस मेकर फार्मूला, और ये फार्मूला मेरा फेवरेट है। ठीक है, क्या है, 1/f इक्वल टू μ1/μs। आपको कई सारी बुक्स में ऐसा भी दिख जाएगा μ-1, बट आप तब कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपका लेंस है सिंपल हवा में है, तब तो ठीक है, आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है आमतौर पे, सीधा रखते हैं, आंसर निकालते हैं। बट मान लीजिए कि लेंस के बाहर ग्लास पानी है, तो तब क्या करोगे, यानी कि अंदर ग्लास बाहर वाटर, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो तब मैंने फॉर्मूला बनाया है 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। और आपको पता है कि सराउंडिंग में 99% केसेस में क्या होता है, एयर। अगर एयर होगा तो सराउंडिंग का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। बट ऐसा कब होगा, जब एयर होगा, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, μ(s), यानी कि μ लेंस अपॉन μ सराउंडिंग -1 ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, ट्रिक है मेरी कि इधर पे जो लेंस है, इस वाले लेंस का जो फर्स्ट वाला लेंस है, इसका R1 होगा उस वाले किनारे को, ऐसा सोच के देखिए, क्योंकि इस वाले का सेंटर भी तो इस किनारे को होगा, इस वाले सर्कल का। और सिमिलरली जो दूसरा वाला लेंस बनाया मैंने, उसका जो R1 होगा वो किधर को होगा, इधर। आई बात समझ में। यानी कि R1 बराबर R होगा, क्योंकि उस साइड को हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव, और R2 बराबर क्या होगा, -r, क्योंकि इस किनारे वाले को हमेशा साइन कन्वेंशन में क्या लिया जाता है, नेगेटिव। आई बात समझ में। देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं लेंस फार्मूला की, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लेंस फार्मूला की बात करें तो लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक हो गया, ये आप 10वीं में पढ़ के आए हैं। मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है v/u, यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और याद रखिएगा, जब भी आप इसमें नोटेशन डालेंगे तो विथ साइन कन्वेंशन डालिएगा। आई बात समझे, विथ साइन कन्वेंशन मैंने यहाँ पर आपको नोट करवा दिया है। अब ये वाले फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, मैं जानता हूँ कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, आप चाहें तो 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए लेंस मेकर फॉर्मूला में, फिर सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद कुछ पॉइंट, कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव, कॉनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव। आई बात समझे। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है
तो इसका मतलब वो हमेशा क्या बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा और वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। वहीं अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो कॉनकेव लेंस होगा और वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। आई बात समझ में। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 फोकल लेंथ, ठीक है। और पावर दो होती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर पावर पॉजिटिव आई तो आपको कॉन्वेक्स लेंस चढ़ेगा, और अगर पावर नेगेटिव आई तो आपको कॉनकेव लेंस चढ़ेगा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। तो अगर दो लेंस, अगर बोथ द कॉन्वेक्स लेंस, अगर दोनों लेंस क्या है, कॉन्वेक्स, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है वो इक्वल टू होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कौन से केस में, जब आपके दोनों लेंस कौन से हैं, कॉनकेव लेंस है। इसका डेरिवेशन भी मैंने करवाया हुआ है। बट अगर पहला लेंस कॉन्वेक्स है बट दूसरा लेंस अगर आपका कॉनकेव है, तो उस केस में क्या होता है, आपको पता है कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ठीक है। लिख लो, कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो कितना हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/-f2। आई बात समझ में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। अब कुछ केसेस बात कर लेते हैं। पहले दूसरे वाले के केसेस हैं मेनली, ठीक है। पहले वाले में तो f हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आने का कोई मतलब ही नहीं है। जितना भी है दूसरे वाला केस, अगर f1 बराबर f2 हो गया तो 1/f इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि जो लेंस होगा वो किसका काम करेगा, प्लेन ग्लास का। अगर f1 ग्रेटर देन f2 हो गया तो सोच के देखिए, आपका जो f होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर f नेगेटिव हुआ यानी कि जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो किसकी तरह काम करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा। आई बात समझ में। तो आप सिर्फ इतना नोट कीजिए कि अगर f नेगेटिव होगा तो कॉनकेव लेंस, और अगर f1 छोटा हो गया f2 से, ठीक है, ये f2 बड़ा हो गया मान लीजिए। अब आपको ही सोचना है कि ऐसा क्यों होता है। अगर f2 बड़ा हो गया f1 से तो आपका f ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। आप रख के देख लीजिए वैल्यू, ठीक है। आप रख लीजिए, f2 को 7 रखिए, f1 को 5 रखिए और निकाल के देखिए, आपका f ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। वहीं अगर आप f1 को 7 और f2 को 5 रखते हैं, उस केस में f आपका ऑलवेज नेगेटिव आएगा। दिक्कत ही नहीं है, जहां पर भी कंफ्यूजन है हम वैल्यू रख देंगे। अगर आपका f पॉजिटिव आया तो कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज कॉनकेव लेंस। आई बात समझ में। और मैंने बताया था कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक हो गया। अब जैसे कि फॉर्मूला आपको पता है कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, और 1/f को पावर बोलते हैं, तो p इक्वल टू p1 प्लस p2 अप टू सो, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला और लिखा है, इफ टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, देन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं, बट क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर मैग्निफिकेशन निकालना है आपको, बहुत सारे लेंस का कॉम्बिनेशन दिया है, तो आपको क्या करना है, हर एक लेंस का इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन निकालिए और उन सभी को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। चलिए, और ये दो फॉर्मूले एग्जाम में बहुत कम आते हैं। इसके बाद का जो नया सेक्शन आता है वो आता है आपका प्रिज्म का। आई बात समझ में। तो प्रिज्म यहाँ पर करते हैं, और उसकी अगली वीडियो में हम देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को मैं इसका पार्ट 2 करके बनाऊंगा, और वहाँ पर मैं सारे फॉर्मूले समझा दूंगा। आई बात समझ में। अब देखिए प्रिज्म में, आपको प्रिज्म का डायग्राम तो पहले पता होना चाहिए। जो मेरा प्रिज्म का डेरिवेशन है पहले एक बार उसको देख लीजिए, वहाँ मैंने बढ़िया से डायग्राम बनाना सिखा रखा है, ठीक है। और सेम यही डायग्राम सिखाया है, आपको ये याद होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला प्रिज्म का होता है R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। R1 ये है, R2 ये है। दूसरा डेल प्लस ए इक्वल टू होता है आई प्लस ई। आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ई है एंगल ऑफ इमर्जेंट, और डेल है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। अगला फॉर्मूला होता है, अगर आपको थिन प्रिज्म के लिए निकालना है तो डेल बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू किसका, प्रिज्म का। प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने यहाँ पर क्या बोला है, म्यू, ठीक हो गया। अब इसका मैंने डेरिवेशन बताया है कि कैसे आया, ये आपको क्या करना है, डेरिवेशन वाले सेक्शन में जाके देखना है, ठीक हो गया। क्योंकि इसको मैं यहाँ पर बता भी दूंगा तो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। और सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों पॉइंट में स्नेल्स लॉ लगाया। लो बता ही देता हूँ क्या है, साइन आई अपॉन साइन R1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस पे रे जा रही है, किस पे जा रही है, म्यू पे, अपॉन जिससे आ रही है, किससे आ रही है, एयर से, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। सिमिलरली दूसरे केस में अभी रे कहाँ से जा रही है, R2 से, तो क्या हो जाएगा, साइन R2 अपॉन
रिफ्रैक्टिव एंगल कितना है ई, साइन आर टू अपॉन साइन ई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस पे रे जा रही है, किस पे जा रही है, एयर पे जा रही है फाइनली, तो 1 अपॉन जिससे आ रही है, कहाँ से आ रही है दूसरे केस में, प्रिज्म से, तो अपॉन म्यू, सिंपल सी बात है। ये मैं थक गया हूँ अब बार बार बताते बताते, ठीक हो गया। अब ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट देखिए, एट डेल बराबर डेल एम, जब आपका डेविएशन मिनिमम डेविएशन के बराबर होगा उस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। आई बात समझ में, यानी कि जब भी डेल बराबर डेल एम होगा उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंट इक्वल होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका है प्रिज्म फॉर्मूला, कि म्यू ऑफ प्रिज्म अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए खाली एग्जाम में म्यू लिख दिया जाता है कॉपी में, बट हमको पता, क्योंकि सराउंडिंग हर बार कितना होता है, 1 होता है, एयर होता है, बट जरूरी थोड़ा है सीबीएसई अगर प्रिज्म को पानी में डाल दे तो तब सराउंडिंग क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो हमने क्या याद करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2, डेल एम क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अपॉन साइन ए बाई 2, यहाँ पर ए क्या होता है आपका, प्रिज्म एंगल। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ये इस वीडियो का पार्ट 1 रहा, आप चाहें तो इसका 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जो मैं इसका नया पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके सामने, ठीक हो गया, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोर भी हो जाएंगे। इसीलिए इस टॉपिक पे, इस वाली वीडियो पे मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट जो इसका पार्ट 2 होगा वो आपका आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो चलिए फिर यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक हो गया। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।